आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th का जो हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस मॉडल पेपर का यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6, यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और प्रश्न संख्या 5 का और 5 खा, इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 5 का है और 5 खा है, यहां तक के मैंने प्रश्नों का हल करके बता दिया है। यानी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 5 का और खा तक के प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिखने का तरीका क्या है, और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या जो 6 होगा उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। यानी इस मॉडल पेपर को आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं आप सभी को कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है हिंदी विषय की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 के अंतर्गत एक संस्कृत का गद्यांश है और दूसरा क्या है, श्लोक है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। और यहां पर श्लोक लिखा है कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर मैंने लिखा है 6 और 6 का अथवा। इसके बाद यहां पर श्लोक के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख दिया है, आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से डॉट डॉट करके लिखा है। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ, और संदर्भ क्या हो गया, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है श्लोक के अंतर्गत मानव हित्वा प्रियो भवति, अर्थात मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, और वह कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद। मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, यानी अभिमान को जब मनुष्य छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है, और वह क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, और कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर क्या हो जाता है, सुखी होता है। तो बिल्कुल आसान है इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अगला प्रश्न आया हुआ है मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 7 का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 2 श्लोक जरूर तैयार कर लें। यदि एक श्लोक आपकी परीक्षा में आता है तो आप दूसरा श्लोक आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर आया हुआ श्लोक क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवति, यह श्लोक आया है। इसके अतिरिक्त आप दूसरा श्लोक लिख सकते हैं इस मॉडल पेपर के अनुसार, और जो आपके पेपर में आएगा श्लोक वही श्लोक आप प्रश्न संख्या 7 का के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप 2 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का और श्लोक यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है, इसे भी आप तैयार कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। इस श्लोक को आप जरूर तैयार कर लीजिए और इसके अतिरिक्त एक श्लोक आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 खा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 7 खा में 5 संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको करना क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। यहां पर प्रश्न संख्या 1 क्या है, पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, और दूसरा प्रश्न है गृहे सता मित्रम किम अस्ति। तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 खा मैंने यहां पर डाल दिया और इसी तरह से आपको भी डालना है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का मैं उत्तर लिख रहा हूं, इसलिए 1 नंबर यहां पर। फिर उत्तर क्या हो गया, खात उच्चतरः पिता अस्ति। और दूसरा प्रश्न है गृहे सता मित्रम किम अस्ति, अर्थात घर में कौन मित्र होता है। तो उत्तर हो जाएगा कि भार्या मित्रम गृहे सता, अर्थात घर में कौन मित्र होता है, भार्या अर्थात पत्नी मित्र होती है। इसके बाद इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 8 का है यहां पर, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। आपको किसी एक रस का क्या करना है, स्थायी भाव बताना है और परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। तो यहां पर इसका जो है मैं आपको बताऊंगा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, और हेडिंग क्या रहेगी, करुण रस। फिर हेडिंग रहेगी परिभाषा। क्या हो जाएगी परिभाषा करुण रस की, कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और करुण रस का उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बिल्कुल आसान परिभाषा है और बिल्कुल आसान उदाहरण भी है। और यदि आप सभी रसों का स्थायी भाव और सभी रसों का नाम 2 मिनट में याद करना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने सभी रस और उनके स्थायी भाव याद करने की ट्रिक बताई है। आप उस वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है यहां पर 8 खा के अंतर्गत उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, क्योंकि रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बिल्कुल आसान है। इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा अथवा रूपक अलंकार, और इसके बाद हेडिंग क्या डाली जाएगी, परिभाषा। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए रूपक अलंकार का उदाहरण बिल्कुल आसान है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते रहना है। जितने प्रश्न आपको आएंगे सबसे पहले आप उन्हीं प्रश्नों का आंसर लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। और यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपके हिंदी में 70 में से 70 लाने की गारंटी है। आप जरूर जुड़े रहें चैनल के साथ और बेहतर तैयारी करते रहें। और साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, 8 गा के अंतर्गत सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है और यहां पर मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न के उत्तर में सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण कैसे लिखा जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 8 गा, और इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी सोरठा, और यहां पर परिभाषा क्या हो जाएगी सोरठा की, कि सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप देख लीजिए उदाहरण है, जेहि सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन,
करहु अनुग्रह सोए बुद्धिरास शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर पहला चरण क्या है, जेहि सुमिरत सिद्धि होए, और इसमें कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। और दूसरा चरण यहाँ पर है गणनायक करिवर वदन, इसमें 13 मात्राएं हैं। और तीसरा चरण है करहु अनुग्रह सोए, और यहाँ पर चौथा चरण क्या है, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर आप परिभाषा में देख लीजिए, सोरठा में 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपको मात्राओं की गणना करके भी इसी तरह से लिख देना है, और यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। जी हां, आप बिल्कुल इसे तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 हैं, तो मैं आपको बताऊंगा सु, प्रा और प्रति से कैसे आपको शब्द बनाना है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 इस तरीके से हेडिंग डालना है, और सु से क्या बन जाएगा, सुंदर हो जाएगा। प्रति उपसर्ग से प्रतिदिन शब्द बन जाएगा। अभि उपसर्ग से अभिलाषा शब्द बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है 9 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पन और इक का प्रयोग करके एक एक शब्द आपको कैसे बनाना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाल ही दिया है 9, और इसके अंतर्गत 9 खा का यहाँ पर दूसरा है पन। पन से क्या बन जाएगा, बचपन। और तीसरा है यहाँ पर इक से क्या बन जाएगा, सामाजिक प्रत्यय बन जाएगा, यानी सामाजिक शब्द बन जाएगा। इक प्रत्यय से सामाजिक शब्द बन जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न 9 गा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ राधा कृष्ण, सप्तधान्य और चौराहा। इनमें से मैं आपको 2 का समास विग्रह करूंगा और समास का नाम लिखकर भी बताऊंगा। तो यहाँ पर राधा कृष्ण का समास विग्रह क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। चौराहा समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, और इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो इस तरीके से आपको समास का नाम भी लिख देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, घर, मानुष, गांव और चांद। आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर मानुष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, और गांव का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर ईश्वर, कमल, फूल और जंगल 4 विकल्प हैं। 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पर ईश्वर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, प्रभु और भगवान, और कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज और पंकज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पर है पहला प्रत्युत्तरम, और दूसरा है स्वागतम, और तीसरा विकल्प है इत्यादि, चौथा है लाकृति। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर प्रत्युत्तरम का संधि विच्छेद क्या होगा और स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा तथा संधि का नाम कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 10 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद 10 का पहला है प्रत्युत्तरम, और इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तरम, यानी प्रति धन उत्तरम। और इसमें संधि कौन सी है, यड़ संधि है, क्योंकि आपको यड़ संधि ही पढ़नी है, इसलिए यड़ संधि से संबंधित उदाहरण आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला है दूसरा यहाँ पर स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, और इसमें भी यड़ संधि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 खा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। पहला विकल्प है मधु अथवा नदी, दूसरा है फल अथवा मती। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मधु और फल, तो मधु का यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। तो मधु का क्या हो जाएगा? मधु का हो जाएगा मधुभ्याम, और फल का क्या हो जाएगा? फलाभ्याम। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर है 10 गा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर दिए गए हैं 4 शब्द और मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर आहसम। आहसम किस धातु का शब्द है? हस धातु का है। इसमें कौन सी लकार है? लंग लकार है। और पुरुष कौन सा है? उत्तम। तथा वचन कौन सा है? एक वचन। यहां पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद प्रश्न है यहां पर 10 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के कितने वाक्य पूछे जाएंगे? यहां पर आप देख लीजिए, 1 है और इसके बाद यहां पर है 2, 3, 4 और 5। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा जो कि होगा 6 अंक का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विषय है स्वास्थ्य और शिक्षा, दूसरा विषय है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है वन महोत्सव और चौथा विषय है साहित्य और समाज। तो पर्यावरण प्रदूषण वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। इसको मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, और आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें मैंने बताया है कि जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, जी हाँ 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और मैं उससे रिलेटेड निबंध भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग होगी प्रदूषण का अर्थ, तीसरी हेडिंग होगी प्रदूषण के प्रकार जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि सम्मिलित होंगे। चौथी हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय और 5वीं हेडिंग है उपसंहार। तो चलिए विस्तार से मैं बता दूं कैसे लिखा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। पहली हेडिंग है प्रस्तावना और प्रस्तावना के अंतर्गत लिखा जाएगा आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी रख नहीं सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या, और इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना होगा। अगली हेडिंग क्या है? यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है? सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन आपने सुनी होगी, जल ही जीवन है। यदि जल ना हो तो हमारा और किसी का भी जीवन संभव नहीं है। तो बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का
कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे कैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है? जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रकार क्या है प्रदूषण का? वायु प्रदूषण। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही वायु प्रदूषण होता है। यही क्या होता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? ध्वनि प्रदूषण। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की ये लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार का प्रदूषण क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगला है प्रदूषण का प्रकार रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है? प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है और इस प्रकार का प्रदूषण कैसा प्रदूषण कहलाता है? रासायनिक प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह क्या है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों पर परमाणिक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसा प्रदूषण क्या कहलाता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। अगली हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय। तो क्या प्रदूषण रोकने के भी उपाय हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। और अंतिम हेडिंग क्या है? उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। इस तरीके से आपको प्रदूषण पर निबंध लिख देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख लीजिए प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं। यहां पर देख सकते हैं आप मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए और दूसरा प्रश्न है कि मुक्तिदूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसी तरह से आप देख लीजिए प्रत्येक खंड काव्य से ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं,
संक्षेप में लिखिए अथवा ज्योत जवाहर खंड काव्य का कथासार संक्षेप में लिखिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आपको क्या करना है, जो आपके जिले में निर्धारित खंड काव्य है, जो खंड काव्य मान लीजिए आपके जिले में मुक्तदूत खंड काव्य निर्धारित है, तो आपको क्या करना है, मुक्तदूत खंड काव्य से रिलेटेड 2 प्रश्न आए हैं, आपको किसी एक, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें या फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, चाहे आप जिस जिले से हो। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने जिले के अनुसार, यानी जो आपके जिले में खंड काव्य निर्धारित है उसी खंड काव्य के अनुसार एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा आएगा मॉडल पेपर। मैंने आपको बता दिया है कि कुछ इस तरीके से आएगा हिंदी विषय का पेपर 2023 के बोर्ड एग्जाम में। और मैंने आपको यह भी बता दिया है, यानी इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व भी कर दिया है, हल भी कर दिया है, किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।